जी शहजाद चौधरी साहब, आप भी हमारे साथ ही रहिए। राज साहब, आप भी हमारे साथ रहिए। सीनियर तज्जियाकार जाहिद हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, कहिएगा, जिस तरीके से एग्जाम्पलीफाई किया है आर्मी चीफ ने, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की मिसाल कायम की है और बॉर्डर पर जाकर जवानों से मुलाकात की है, जैसे लीड किया है इस ऑपरेशन को, कैसे देखते हैं इस किरदार को आप? देखिए, ये एक अच्छी बात हुई है कि ये जनरल साहब ने अपनी टर्म खत्म करने और बाइज्जत तरीके से रुखसत हो रहे हैं। इन्होंने बहुत ही स्ट्रांग लेगेसी छोड़ी है और यही तरीका होना चाहिए एक प्रोफेशनल सोल्जर का। और ये बात जो राही शरीफ साहब की क्रेडिट में जाती है वो ये है कि जो है उन्होंने, या जैसे आप अभी कह रहे थे कि उन्होंने लीड किया फ्रंट से, यानी बहुत ही कम ऐसे हमने देखे हैं इस मुल्क के अंदर ये जनरल्स या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिन्होंने मुस्तकिल तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट के एरिया थे वहां जाते रहे हैं। उन्होंने हर जगह ये मौजूद रहे हैं अपने सिपाहियों के साथ और यकीनी तौर पे उसकी वजह से फौज का एक मोरल बहुत बड़ा होगा। एक सबसे अच्छी जो बात हुई है, मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो एक जो तरीका बन गया था कि जो फौज के सरबराह होते थे वो खुद डिसाइड करते थे कि उनको कितने रहना है, वो कम से कम खत्म हुई है। और ये है कि जो अभी हमारी हिस्ट्री रही है कि जो है 10-10 साल या 6-6 साल 8-8 साल जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इक़्तिदार भी संभाला था, जो इक़्तिदार से बाहर भी तो उनका भी था। तो इस लिहाज से ये अच्छी बात थी कि एक जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमें नजर आनी शुरू हुई है। और सबसे बुनियादी चीज ये समझने की है कि यकीनन उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा की और जिस तरीके से इनको करना चाहिए था। उसके बाद एक और चीज भी आती है कि देखें, इस तरीके से एक इंस्टीट्यूशन मजबूत होता है। जो लोग ये बात करते थे कि उनको मजीद रहना चाहिए था, वो समझने से काफिर थे कि असल जो चीज होती है वो इंस्टीट्यूशन होती है। हम जब इदारों को नहीं बनाएंगे और सिर्फ हम शख्सियात की बात करेंगे तो फिर उसका नुकसान जो है हम पहले भी देखते रहे हैं और फिर उसके बाद जो है बहुत ज्यादा जो है उसके इंस्टीट्यूशंस को भी जो है वो नुकसान पहुंचता है। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायत है और मेरा ख्याल ये है कि जो आइंदा इनके जो भी बनते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उन पे भी जो है एक लिहाज से इस चीज का असर पड़ेगा। फौज की तरफ से उनकी तवक्कात उसी तरह की होंगी कि वो भी एक प्रोफेशनल सोल्जर के तौर पर रहें। और फिर जो है जो एक इन्होंने लेगेसी कायम की है, जैसे आपकी बात पहले की थी कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और मेरा ख्याल ये है कि जो है आइंदा जो भी चीफ बनता है वो उसको भी जो है एक लिहाज से उसके ऊपर भी ये एक प्रेशर भी होगा कि वो उस लेगेसी को बरकरार रखें। जी अच्छा शहजाद साहब, आप ये कहिएगा कि जिस तरीके से दहशतगर्दी के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं, इस नेक्सस को तोड़ा गया है और सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई हैं, तो इस हिकमत अमली को खास तौर पर आप कैसे देखते हैं? ये स्टैंड आउट करती है हिकमत अमली और बहुत ही पुरअसर दिखाई दी इस टेन्योर के दौरान? जी, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, पाकिस्तानी राना साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में कदरे बेहतरी जो आई एनवायरनमेंट के अंदर, जहां पर हम हर पाकिस्तानी अपनी अपनी एक्टिविटीज को बेहतर अंदाज से और पुरसकून माहौल के अंदर तय कर सकता है। और उसमें बड़ी एग्जांपल उन्होंने दी कि जो हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हैं। देखिए, पाकिस्तानी अफवाज का मकसद क्या है? मकसद ये है कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को कायम रखा जाए और पाकिस्तान की सॉवरेंटी, और सॉवरेंटी का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान के अवाम जो अपने अपने पेशे में, अपने अपने काम में, अपनी अपनी जो उनकी जोहत है उसके अंदर बगैर किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के अपने काम मामूलात को अंजाम दे सकें। उसका मेरे ख्याल में जो कमियां आपको नजर आ रही थी 3 से 4 साल पहले, जिस किस्म का माहौल था उसके अंदर बेइंतहा बेहतरी आई है। और आज हम उस तरह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी की जिंदगी रूटीन के मुताबिक और नॉर्मल लाइफ चल रही है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। लेकिन जिस किस्म का फोकस आर्मी लीडरशिप के जहन में चाहिए था, ये मालूम करना और ये पता करना कि सरहदों की हिफाजत कहाँ कहाँ पे किस तरीके से करनी है, शुमाली वजीरिस्तान को मुकम्मल तौर पर साफ कर देना, और उसका असर हमें नजर आया। जब बलूचिस्तान में प्रेशर पड़ता है तो उसका मतलब ये है कि वहां के लोग जो निकले वो अफगानिस्तान के रास्ते फैल के बदकिस्मती से उस तरफ चले गए। तो पाकिस्तान का ये नहीं कि मुकम्मल तौर पर हम उस जंग से निकल आए हैं, लेकिन एक ऐसा मिशन है जो कि बहुत हद तक मुकम्मल हुआ, लेकिन उसको भी जारी रखने की जरूरत है। बलूचिस्तान, कराची उसकी एग्जिस्टिंग एग्जाम्पल है। जिस तरीके से कराची में सफाई की हुई, जिस तरीके से कराची के मामलात के अंदर बेहतरी आई है, मेरे ख्याल में ये भी उसका एक शाखसाना आपको नजर आता है। फिर इंटरनल कोमिंग ऑपरेशन, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, अंदर पाकिस्तान के अंदर खाने जिस किस्म की सफाई की जरूरत थी वो मिशन अभी भी रहते हैं करने वाले, लेकिन ये सब की सब जोहतें जो थी अपने अपने वक्त के मुताबिक अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से इनको अंजाम दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान पे इंसिस्टेंस जो था फौज का, खासतौर पे जनरल रहील शरीफ का, वो कि ये एक कौमी
मिशन है, लेकिन उसके अंदर याद दहानी बारहा लोगों को, ये देखिए, ये कीजिए, ये जरूरी है, क्योंकि जो कुछ हमने गेन किया है उसको अगर हमने संभाल के रखना है, उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान का अमल में आना और उसको मुकम्मल करना जरूरी है। ये वो चीजें हैं जो कि उनके जमाने में हुई हैं और उन्होंने इनके ऊपर बिल्कुल खास तौर पर रीइंफोर्स किया इन चीजों को। तो अब ये नहीं कि उनके जाने के बाद हम ये सब भूल जाएंगे, और ना ही हम भूलेंगे, ना हम भूल सकते हैं, और आने वाली जो कमांड है उसको भी चाहिए कि इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए आगे लेके चले, और उसी तरीके से हमें याद दहानी भी कराती रहे कि जी ये काम अभी करने वाले हैं और इनकी तरफ ध्यान दीजिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान जब तक हमारा मकसद है, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की सालमियत हमारा मकसद है, उसमें हम चाहे वर्दी वाले हैं या बगैर वर्दी वाले हैं, बहरहाल हम सब हिस्सेदार हैं, और अगर उसके अंदर जो भी उसको लीड करके हमें आगे की तरफ लेके जाता है, कौम और मिल्लत को आगे बढ़ाता है, हमारे लिए वो मिसाल है और उस मिसाल को हमें फॉलो करना चाहिए। जाहिद हुसैन साहब, आप कहिएगा, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की सरबराही में पाक फौज को बहुत सी कामयाबियां मिली हैं, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और उसके बाद IDPs की वापसी, बहाली हुई उनकी। आप आर्मी चीफ के किरदार को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये बात सही है कि ये बात इनकी क्रेडिट में जाती है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में, जिसके मुतालिक ये कहा जा सकता था कि बहुत ही मुश्किल होगा वहां पे पाक अफवाज के लिए कि उसको साफ करें, लेकिन उन्होंने फैसला किया और फैसला कुन वहां पे हुई, और आज हम यही देखते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान में जब से जो है वहां पे आप फौज ने दोबारा जो है रिट ऑफ स्टेट कायम की है, उसका असर पूरे पाकिस्तान में पड़ा है। उसमें हम देखते हैं कि लेवल ऑफ वायलेंस जो है वो कम हुई है, और वही बात है जो कि बहुत से लोग जो कहा करते थे कि अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उन्होंने उसको गलत साबित किया। लेकिन मैं एक और बात भी थोड़ी सी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ये है कि यकीनन तौर पे इनको जनरल राहील शरीफ को इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन ये बात भी हमें समझना चाहिए कि वो इसका तसलसल था। नॉर्थ वजीरिस्तान पे जो फौजी एक्शन था वो उसका तसलसल था, जो कि फौज जो है वो पिछले 7 साल से जो है मुख्तलिफ जगहों पे ऑपरेशन कर रही, चाहे वो साउथ वजीरिस्तान का था, औरंगजेब का था, खैबर का था, या बाजोर और मोमन एजेंसी में, वहां पे भी जो है वहां हो रहा था सारी ऑपरेशन, और उन्होंने एक लिहाज से उसी चीज को जो है वो कंक्लूजन पे ले गए नॉर्थ वजीरिस्तान को करने पे। लेकिन ये बात समझनी चाहिए, मैं इसलिए बार बार इसकी बात करता हूँ कि क्रेडिट जाना चाहिए एक इंडिविजुअल को, लेकिन सबसे बड़ा जो है क्रेडिट जाना चाहिए इंस्टीट्यूशन को, क्योंकि ये जो कमांडर्स को भी होना चाहिए जो कि वो कमांड कर रहे थे उस जगहों पे, और ये भी देखना चाहिए, उनको भी हमें देखना चाहिए कि फौजी ऑफिसर्स को, यंग ऑफिसर यानी जिस बहादुरी से लड़े हैं, तो उन सबको एक क्रेडिट जाता है। यकीनी बात यह है कि फिर उसके साथ जो है उसका कमांडर जो होता है, सिपाही सालार जो है, उसको उसका क्रेडिट सब जाता है, लेकिन एक फौज के एक इंस्टीट्यूशन को मैं समझता हूं कि वो अफजल रखना चाहिए। अब जो है ये बात सही है कि यानी इस दौर में जो है बहुत सारे यानी नेशनल एक्शन प्लान भी शुरू हुआ था, लेकिन उसमें बहुत खामियां कोताहियां भी हुई हैं। जहां पे हम कामयाबी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि बहुत सारी चीजें और करने बाकी हैं। यकीनी सूरत हाल बेहतर हुई है, लेकिन उसके साथ साथ भी जो है वो और भी हमें समझना चाहिए कि चीजें जो है, हमारा सबसे बड़ा खतरा अभी तक ये जो है एक्सट्रीमिज्म, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जबकि फौज और सियासतदान मिल के इसको पूरा करें। ना ही ये सिर्फ फौज की जो है जिम्मेदारी है, और ना ही जो है सिर्फ जो हम कह सकते हैं कि सियासतदानों की या सियासी हुकूमत की है, बल्कि असल मसला जो आता है जिसे हमें समझना चाहिए, और आगे चल के जो भी आएंगे नए कमांडर, तो इस सब का ये होगा कि जब तक फौज और जो है सिविल क़यादत साथ मिलके चलती नहीं है, जब तक हम इन चीजों का खात्मा नहीं कर सकते। और मेरा ख्याल ये है कि ये आइंदा सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी जो है कमांडर के लिए यही होगा कि किस तरह से इस तरह से चला जाए। और एक और बात भी है, देखें पाकिस्तान में जो है एक प्रोफेशनलिज्म जो है बहुत जरूरी है आर्मी के अंदर। पहले जो है पिछले 7 साल के अरसे में जो भी रहा है, एक फौज के इख्तियार में भी आती रही है, उसकी वजह से उसका एक प्रोफेशनल जो प्रोफाइल हुआ है वो कम हुआ है, उसमें जो है और फौज पे भी असरअंदाज होती रही है। तो मैं समझता हूँ कि राहील शरीफ साहब का एक और बात भी है कि ये 3 साल का दौर, ये तो हो सकता है कि सिविल एंड मिलिट्री रिलेशन उसी तरह से ना हो जिसको हम कहते हैं होना चाहिए था, वो नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात तो है कि वहां पे कोई फौजी इस तरह की मदाखलत नहीं हुई है। और मेरे ख्याल यही तरीका होना चाहिए कि फौज को सियासत से अलग रखना, ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर सियासत में फौज आती है तो उसके असर न सिर्फ फौज पे बुरे पड़ते हैं, बल्कि कौम और मुल्क के लिए भी बहुत खतरनाक उसके असर होते हैं।
जी अच्छा, राणा साहब आप ये कहिएगा कि जनरल राशिद महमूद की स्केड्यूल मुलाकात 24 को है, वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से सदर ममलिकत से अलविदाई मुलाकात है, 29 को वो भी रिटायर हो रहे हैं, तो ये कहिएगा कौन कौन से अब सीनियर जनरल्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं आर्मी चीफ के ओहदे के लिए? देखिए, वो तो पहले भी बात मेरे ख्याल है अखबारात में भी आ चुकी है कि जो सीनियर मोस्ट हैं इनके बाद राशिद महमूद साहब के पास, और जो ट्रेडिशन लास्ट ईयर जब लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट की थी प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने, तो उन्होंने सीनियर मोस्ट को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया था। अगर वही ट्रेडिशन चलती है तो जो जुबैर हयात हैं जो सीनियर मोस्ट हैं वो मोस्ट लाइकली उस पे जाएंगे। उसके बाद इशफाक नदीम है जो नंबर 2 पे है, जो सुपर कोर कमांडर है मुल्तान के।